प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान या आयतन घेरती है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी वैज्ञानिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हमें भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बना है। पहले क्या था, 2 विचारधाराएं थी। एक में क्या कहा गया कि जो कण है, हमारा जो पदार्थ है, वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, और दूसरी विचारधारा क्या थी, वे कणों से मिलकर बना है। तो आइए इसे पता लगाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1। एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे।
जल आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ये यहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं इस क्रियाकलाप को करने के बाद। अब देखते हैं आगे। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा मतलब चीनी अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। जो क्या था, हमने जो पानी लिया था एक गिलास में, उसमें हमने शर्करा या नमक 1 चम्मच डाला, तो वे क्या हुआ, उसमें घुल गया मतलब गायब हो गया। तो इससे क्या पता लगता है, जो हमारा एक पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में घुल गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं 1.2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। मतलब क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके 3 दाने को क्या करें, 100 ml पानी में घोल ले। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दे। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे फिर 90 ml जल में मिला दे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें मतलब दोहराए। क्या जल अब भी रंगीन है? अब इस बात का पता लगाए कि हमारा जो जल है वो अब भी रंगीन है या नहीं है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। तो हमारा निष्कर्ष निकलता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या होता है, जब हम जल में बार बार पोटेशियम परमैंगनेट को घोलते हैं और लगातार उसमें पानी मिलाते जाते हैं, बढ़ाते जाते, तो क्या होता है, जो रंग है हमारा नीला हल्का होता जाता है। लेकिन क्या होता है, फिर भी वे पूरी तरह क्लीन नहीं हो पाता। तो इस वजह से कह सकते हैं हम कि हमारे जो पदार्थ के कण हैं वे बहुत छोटे होते हैं। अब पढ़ेंगे हम पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो कितना ज़्यादा और कितना कम होता है। अब करें क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल
या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित मतलब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं उसमें। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। जो हमारा पदार्थ है उसके कणों के बीच जो होता है खाली स्थान होता है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं? गतिशील होते रहते हैं। क्रियाकलाप 1.3। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? मतलब जब हम उसे जलाते नहीं तो उसके ज़्यादा समीप जाना पड़ता है, लेकिन क्या अगर हम उसे जला दें, अब अगरबत्ती को जला दें तो क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती रहती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्या करते हैं हम? जब हम उसे जला देते हैं तो क्या होता है? हमारी पूरी कक्षा में या पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है, मतलब हमें दूर से ही उसकी महक आने लगती है। अब क्रियाकलाप 1.4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दे। अपने परीक्षण को नोट करें। क्या होगा? ये धीरे धीरे घुल जाएंगे, सारे उसमें फैल जाएंगे। ठीक है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? ये सब नोट करें क्रियाकलाप करके। अब करेंगे क्रियाकलाप 1.5। फिर इसमें बाद में बताएगी कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। एक गिलास गर्म पानी ले और दूसरा ठंडे पानी से भरे। गिलास में कॉपर सल्फेट या परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कण के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? मतलब क्या है, जब हमने उनका तापमान बढ़ाया तो क्या होगा? जो हमारे गर्म पानी था वो ज़्यादा जल्दी घुलेगा पदार्थ और ठंडे में कम। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब जो हमने क्रियाकलाप करे उनसे हमारे निष्कर्ष निकलते हैं क्या? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब ये गति करते रहते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, मतलब तापमान को जो टेम्परेचर है हमारा बढ़ाने पर क्या होता है? उसमें कणों की गति
बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। मतलब उसमें जो हमारा एक पदार्थ में रिक्त स्थान था उसमें क्या हुआ, हमारा दूसरा पदार्थ जाकर मिल गया। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब यहाँ से हमारी विसरण की परिभाषा बनती है कि विसरण क्या होता है। तो हम कह सकते हैं दो विभिन्न पदार्थों के कणों का खुद ही मिलना विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका हम क्या करते हैं, गर्म करने पर उसके कणों में गतिज ऊर्जा आ जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा विसरण भी तेज हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह ईद मिशनरी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। मतलब एक खेल होता है उसमें लेते हैं कस के। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? जो हमारा पहला वाला समूह था उसमें हम क्या था, कण ज़्यादा समीप थे और ज़्यादा जोर से पकड़ रखा था। अब क्रियाकलाप क्या करते हैं 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इस पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जो क्या है हमारा, क्या क्या लिया हमने इसमें, एक लोहे की कील ली और एक चौक लिया और एक रबर बैंड लिया। उसमें क्या हुआ, हमने सबसे पहले हमने जब हथौड़ा मारा चौक पे तो क्या हुआ, ये चूरे चूरे हो गया, मतलब उसके कण दूर हो गए। और फिर हमने क्या करा, रबड़ पे और लोहे पे मारा तो क्या हुआ, हमारे जो कण है, जो रबड़ है हमारा वो चपटा हो गया और लोहा और ज़्यादा चोट लगाने पर जब भी चपटा होगा। तो हमें पता लग जाता है। अब हम अगला क्रियाकलाप करते हैं 1.8। एक थाली में जल लेकर इसे काटने का प्रयास करें। क्या जल की कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? जब हम उंगली को पानी में डुबाते हैं
और उसे काटने की कोशिश करते हैं। पानी कटता है, नहीं कटता ना, तो फिर आपस में वे जुड़ जाता है। तो हम उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य कर रहा है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। इसे आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो क्या कह सकते हैं, जो हमारे अलग अलग पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण बल उनके कणों के बीच भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसा पदार्थ होगा ऐसे ही उस पर आकर्षण बल, उसके कणों पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हमने इसमें टॉपिक में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान भी या आयतन होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने, इसके जो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है वो पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करता है कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि हमारा क्या है, जो हमारा पदार्थ होता है उसके समूह के बीच, उसके कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान रहता है, जिसे हमने क्रियाकलाप के द्वारा भी समझा। जैसे हम पानी में नमक को डाल देते हैं, चीनी को, तो उसमें घुल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो पानी है उसमें रिक्त स्थान था जिसमें जाकर वे नमक और चीनी घुल गई है। ठीक है। अब बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय।